अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शाइगान के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम रोशनियों के शहर कराची से आपसे मुखातिब हैं और आज के हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो बहुत अहम है ख़वातीन के लिए, और उन ख़वातीन के लिए जो शादीशुदा हैं और प्रेगनेंसी जैसे प्रोसेस से गुजर रही हैं। तो हमल ठहरने से लेकर डिलीवरी होने तक का ये जो 9 माह का पीरियड है उसे हम मेडिकल की लैंग्वेज में एंटीनेटल पीरियड कहते हैं। और इस दौरान बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए, और वहाँ पर क्या क्या एहतियातें करने की ज़रूरत होती है, कब कब चेकअप करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए और उसकी अहमियत क्या होती है। इन तमाम नकात के ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमने जिन एक्सपर्ट को दावत दी है वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाकिरा परवीन, जो कि कराची की एक मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस और सिविल हॉस्पिटल कराची। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो हम आगाज़ करते हैं कि एंटीनेटल केयर होती क्या है डॉक्टर साहबा, और ये माँ और बच्चे की सेहत के लिए कितनी ज़रूरी होती है? बहुत अहम क्वेश्चन, और मैंने ही आपसे ये कहा था कि हम ये टॉपिक ले जी लें। बिल्कुल, ये बहुत अहम टॉपिक है। देखिए, एंटी माने होता है पहले और नेटल माने होता है चाइल्ड बर्थ। जी यानी बर्थ से पहले वो जो 9 महीने का पीरियड है, जो कि हमारी मेडिकल में हम उसको 40 हफ्ते रखते हैं, उस दौरान में माँ को हमें कैसे देखना है, उसका कैसे ख्याल रखना है, और उसको क्या हिदायत देनी है, क्या अद्वियात देनी है और क्या सहूलियात देनी है। सहूलियात भी बहुत अहम है, शौहर की तरफ से, सास ससुर की तरफ से, माँ बाप बहन भाइयों की तरफ से। तो ये सब जो उसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए उसका नाम है एंटीनेटल केयर। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि एक हेल्दी माँ एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके। जी बिल्कुल, वो खुद भी उस वक्त सही हो जब वो बच्चा जन्म दे रही हो, और वो बच्चा जो दुनिया में आए वो भी हेल्दी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रेगनेंसी होने से पहले एक नौजवान जोड़ा है जिसकी भी नई नई शादी हुई है एंड दे आर प्लानिंग टू कंसीव, वो चाहते हैं कि हमल ठहरे। तो हमल ठहरने से पहले कौन सी ऐसी ख़ास मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी मौजूदगी में हम देखते हैं कि उनको हमल ठहरने से मना किया जाता है कि वक्ती तौर पर आप ठहर जाएं? उसको हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कह लें या हमल ठहरने से पहले मुशावरत कह लें, जो भी इसको हम नाम देना चाहें। बिल्कुल। तो वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं? जी हाँ, बहुत ज़्यादा अहम है। प्री कंसेप्शन विजिट हमने उसका नाम रख दिया है। जी। एक होता था फर्स्ट विजिट विच इज़ एंड देन बुकिंग विजिट, और ये सारी विजिट जब आपने डॉक्टर के पास कंसीव होने के बाद जाना है। एग्जैक्टली। एक हमने रखा है प्री कंसेप्शन विजिट, जो आपने कंसीव करने से पहले जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपकी कंसेप्शन के वक्त, यानी जब आपका बच्चा ठहर रहा है, प्रेगनेंसी ठहर रही है, उस वक्त अगर वो मौजूद होती हैं तो वो बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं और माँ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें सबसे पहले जैसे डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ कहने को छोटी सी चीज़ है, हाँ जी मैं तो दवा खा रही हूँ, मेरी तो शुगर कंट्रोल में चल रही है। लेकिन अगर आप रैंडमली प्रेग्नेंट हो जाते हैं, आपको पता नहीं है, आपने ख्याल नहीं किया, आप डॉक्टर के पास नहीं गए, और उस वक्त जब आप प्रेग्नेंट हुए उस वक्त शुगर बहुत हाई थी, वो जो शुगर बहुत हाई थी उसमें जो प्रेगनेंसी ठहरेगी उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि वो बच्चे में नुक्स पैदा करेगी, बच्चा नकाइस के साथ पैदा होगा। इसी तरह ब्लड प्रेशर है। अगर वैसे तो यंग है, यंग कपल है, ब्लड प्रेशर आमतौर पर नहीं होता, लेकिन अब तो यंग जनरेशन में भी बिल्कुल आना शुरू हो गया। और फिर जो ब्लड प्रेशर बाद में होता है वो एक उम्र की वजह से होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर जो यंग एज में हो जाए वो किसी वजह, यानी आपके कोई नसों का मसला है, आपके दिल का मसला है, दिल को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी वजह से, या आपके गुर्दों में मसला है जो बज़ाहिर आपको नहीं मालूम, लेकिन फिर जब आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कर रहा है। तो ऐसे लोगों को जब ब्लड प्रेशर होता है तो उनके लिए हम कुछ ख़ास टेस्ट रखते हैं कि अगर वो टेस्ट बढ़े हुए हैं तो आप इस वक्त कंसीव ना करें। यानी कि आप मशवरा करती हैं कि अभी आप रुकें, करें, अभी आप रुक जाएं और इसको पहले कंट्रोल करें, उसके बाद फिर आप फिर इसी तरह ब्लड प्रेशर करें कंट्रोल। डायबिटीज़ है तो शुगर उस वक्त जब प्रेगनेंसी हो एट दैट टाइम आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स में होनी चाहिए।
ताकि ये नकाइस ना हो। इसी तरह आपको अस्थमा है, दमे के आप पुराने मरीज़ हैं, आपको मसला हो रहा है, आप उस वक्त सांस आपकी फूल रही है, आप अटैक हुआ हुआ है, तो आप पहले अपने वो अटैक्स कम कीजिए, दवा बढ़ानी है, घटानी है, आप अपने फिजिशियन से मिल लीजिए, ताकि फिर जब आप आएँ तो आपकी और कौन सी दवा ऐसी है जो आपके लिए नुकसानदेह। आप तो खा रहे हैं, क्योंकि जैसे ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो नुकसानदेह हैं, बच्चे के लिए भी नुकसान, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, दोनों के लिए नुकसान। एंटीबायोटिक्स भी ऐसी हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। अब जैसे ब्लड प्रेशर की एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एक एस इनहिबिटर्स एसी इनहिबिटर्स उन्हें कहते हैं, वो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, कंसेप्शन के टाइम पर नहीं दे सकते। तो हमें यानी एक तो वो, अगर आप ऑलरेडी दवा ले रही हैं तो आप हमसे एक दफ़ा मिल लीजिए, हम आपकी दवाएं बदल देंगे, हम आपकी दवा में हो सकता है बढ़ा दें, हम आपकी दवा घटा दें, हम आपकी दवा बदल दें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बगैर प्रेगनेंसी से बग़ैर जब आप आएंगे, हम आपको कंट्रोल करना बताएंगे, फिर हम आपको इजाज़त देंगे कि अब चीज़ें ठीक हैं, अब आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो लिहाजा जब वो सादा अल्फाज में एक बेसिकली ये क्लियरेंस है हमल ठहरने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ से पेशेंट के लिए कि वो तमाम एंगल से उनको चेक कर लेंगे खातून को, और जब बिल्कुल ओके हैं तब वो कहेंगे कि यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले वेट करके उसको पहले इंटरवीन करके उसको करेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद उन्हें इजाज़तनामा उसकी रेमेडी कर ली जाए, उसको देख लिया जाए। और बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं होती, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, इंसिडेंटल फाइंडिंग आ जाती है। खून की बहुत कमी, कोई हार्ट का प्रॉब्लम, वेल्व में प्रॉब्लम, आप चल रहे हैं फिर रहे हैं, हाँ सांस फूल जाती थी किसी वक्त डॉक्टर साहब, लेकिन आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, लेकिन जब वो हमारे पास आए, ये तो आपका लगता है सांस ज़्यादा फूल रहा है, ये तो नॉर्मल से ज़्यादा है, हमने टेस्ट कराया तो हार्ट का कोई नुकसान सामने आ गया। तो फिर उस वक्त हम उनको मना करते हैं कि ये प्रेगनेंसी सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, आपकी जान के लिए भी खतरा हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाएगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें, एक तो हमने खातून को स्क्रीन आपने कर लिया, उसमें कोई मसला नहीं है, आपने गो हेड दे दिया उनको, अब वो कंसीव कर गई हैं खातून। अब जो एंटीनेटल पीरियड जो उसकी कंसेप्शन से शुरू हुआ और जो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन यानी कि या डिलीवरी या सी सेक्शन पे चल के ख़त्म होगा, ये जो 40 हफ्ते या 9 माह का प्रोसीजर है, इसके अंदर कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट आप रिकमेंड करती हैं उस खातून को? सबसे पहले तो जो सबके लिए हैं, चाहे वो देखें, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, प्रेगनेंसी के लिए हमने वर्ड रखा है लो प्रेगनेंसी रिस्क, हाई प्रेगनेंसी रिस्क, यानी जिनको कम रिस्क है और जिनको ज़्यादा रिस्क है। लेकिन कोई भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जो फ्री ऑफ रिस्क है, यानी प्रेगनेंसी के साथ ये वर्ड नहीं आता इसको तो कोई रिस्क ही नहीं है, ऐसा लफ्ज़ नहीं है। हमने जैसे मैं सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ, एक प्रेग्नेंट खातून जो है वो मौत के मुंह से वापस आती है, बिल्कुल वो हाई रिस्क है। लेकिन ये जैसे पहला बच्चा है, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, कुछ भी नहीं है, पर उसको भी हम नो रिस्क नहीं कहते हैं। हमारी जैसे सिविल हॉस्पिटल में बता रही थी कि 2 ओपीडी के पोर्शंस है, एक लो रिस्क, एक हाई रिस्क। ये नो रिस्क कोई भी नहीं है, देयर इज नो वुमन हु इज़ फ्री ऑफ रिस्क, या तो ये आपको जहन में रखना है। इसलिए आपकी हर चीज़, तो वो जो सब कुछ सही है जिनका, उनमें भी हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी है, लैब टेस्ट कराने हैं। तो एक तो जैसे ही वो हमारे पास आती है तो हमारी पाकिस्तान, कराची, सिंध सब में शुगर डायबिटीज़ फैली हुई है, तो स्क्रीन करना है उनको डायबिटीज़ के लिए। हम रैंडम शुगर करा लेते हैं, फिर हमारे कुछ स्पेशलाइज स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, OGTT वगैरह, उसमें हम शुगर पे लाते हैं, उनके टेस्ट करा लेते हैं। ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं ब्लड ग्रुप की कोई ब्लड ग्रुप अगर आप, तो पब्लिक में रिवाज ही नहीं है ब्लड ग्रुप चेक करवाने का, पता ही नहीं है, एक्सीडेंट हुआ था, ट्रॉमा हुआ था, याद नहीं रखती, उससे पता चल जाता है, अदरवाइज तो किसी को नहीं पता होता है, नहीं पता। ब्लड ग्रुप बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हैं और आपको इत्तफाक से ब्लड की ज़रूरत पड़ गई तो ये ग्रुप मिलता नहीं है। फिर ये कि वो अगर आपके हस्बैंड पॉजिटिव हैं तो फिर आपको कुछ और मसाइल हो जाते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी का मसला आ जाता है। तो ब्लड ग्रुप अहम है, शुगर अहम है, ब्लड प्रेशर अगर उनका बढ़ रहा है तो वो तो फिर एक अलग ग्रुप है जो हाई रिस्क में चला जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस B और C हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, वो हमें ज़रूर पता करना है। यूरिन में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, वो पता करना है। तो ये फिर हमारे आजकल HIV भी हमारे पास बहुत हो गया, HIV भी हम शुरू कराने लगे हैं, बिल्कुल। तो फिर हमारे पास CBC, हीमोग्लोबिन ही कम आ जाती है, खून की रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट काउंट कम आ रहे हैं आजकल, प्लेटलेट का बड़ा मसला हुआ है। तो ये बेसिक है, CBC है, यूरिन DR है, रैंडम शुगर है, Hep B, Hep C है, HIV है, ये हमारे बेसिक है। इवन हम थायराइड भी हम चेक करा लेते हैं अक्सर, क्योंकि थायराइड के इश्यूज़ भी सामने बहुत आ रहे हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, एंटीनेटल विजिट्स के दौरान एक खातून को किस स्टेज के ऊपर सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? एक तो हमने जैसे मतलब ये हमने कहा 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ ना, पहले 3 माह हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कह देते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर मिडिल ट्राइमेस्टर सेकंड हो जाएगा जिसमें अगले 3 माह आ जाएंगे, और फिर आखिरी 3 माह हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहेंगे। तो आइडियली एज एन एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट एक खातून को प्रेग्नेंट होने के किस टाइम के ऊपर फौरी तौर पर गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए? देखिए, एक तो जैसे हमने अभी बात की प्री कंसेप्शन विजिट, हमने ये भी ऐड कर दिए। जैसे अब 3 ट्राइमेस्टर्स आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। पहला ट्राइमेस्टर 13 हफ्ते का होता है, दूसरा 13 हफ्ते का होता है, और तीसरा जो होता है 14 हफ्ते का होता है। इस तरह ये 40 वीक्स बन जाते हैं। हमने मिनिमम, अगर हम कहते हैं विजिट्स आपने करनी है, मिनिमम आप नहीं जा रहे डॉक्टर के पास तो 3 विजिट्स ज़रूर करें। यानी एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एक सेकंड ट्राइमेस्टर में, और एक थर्ड में। थर्ड में हमारी प्रेफरेंस 2 तो मिनिमम होती है, लेकिन आप एक तो ज़रूर कर लें। फर्स्ट जो होती है उसमें ये होता है कि बेबी की कंसेप्शन होती है, उस वक्त जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है या डेट पर मरीज़ को भी याद होती है, वरना अब जुलाई, जून, अगस्त में कन्फ्यूजन कर देते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, पिछले महीने बच्चा प्रेगनेंसी ठहरी है, तो उन्हें डेट याद होती है। फिर अल्ट्रासाउंड भी जो सबसे रिलायबल होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का होता है, उसके बाद एरर्स आना शुरू। उसमें भी डॉक्टर साहब कौन सा महीना होगा? मिसाल के तौर पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 माह है ना, तो पहले माह ही उसने आना है या दूसरे माह में नहीं, आना है? देखिए बेहतर ये है कि जैसे 15 डेज अगर उसने वेट कर लिया, उसको लगा कि मेरे मेंसेस नहीं आए हैं और मैं जो है अपने प्रेगनेंसी फिर घर पे रैपिड टेस्टिंग से उसने चेक भी कर दिया, तो उसको कंफर्म हो गया कि प्रेगनेंसी है। इस 3 महीने में वो किसी वक्त भी आ सकती है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल की पॉलिसी होती है, जितनी जल्दी मुमकिन जितनी हो जल्दी आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाना। और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी कम से कम एक दफ़ा जरूर एक विजिट दफ़ा करना ज़रूर चाहिए, विजिट करें, क्योंकि उसमें ग्रोथ। और थर्ड में जो आखिरी सबसे क्रिटिकल है उसमें 2 दफ़ा। अच्छा है कि वो 2 दफ़ा आए, अच्छा क्योंकि डॉक्टर साहब, सारी चेंजेस जो होती है ना प्रेगनेंसी की, वो शुरू में बहुत अच्छा चल रहा होता है, एकदम से जब थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है ना, एकदम से सब ब्लड हमलावर हो प्रेशर जाती हैं, पता चलता है ब्लड शुगर भी बढ़ चीज़ें गई है, बदलती हैं, बहुत हाइपरटेंशन भी हो गया खातून को, उधर से बिल्कुल। प्रेजेंटेशन बच्चे की चेंज हो गई, 100 चीज़ें हो सकती हैं ना। तो वो बिल्कुल हाई रिस्क पीरियड होता है, उसमें विजिट्स ज़्यादा होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हमारी ख़वातीन पॉपुलेशन एट लार्ज है, आम ख़वातीन है वो, और दूसरी वो जो ख़ास तौर पर जिनको ज़्यादा क्रिटिकली खून के नॉर्मल लेवल की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपके तजर्बे में क्या आया है कि आम जनरल ख़वातीन में कितना हमारा होता है, क्या तनासुब है, और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन आपके पास आती हैं उनमें कितने % ऐसी हैं जिनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है? देखिए, जनरल पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। वजह ये है कि हमारी वो जो करेक्ट डाइट है, जो फूड उन्हें लेना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं कि नहीं प्रोवाइड हो सकता, फिर नॉलेज नहीं है। जैसे अब इतनी आसान है आयरन आपके जिस्म में चला जाए, सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं, कलेजी खाएं। एग्जैक्टली। ठीक है, गोश्त महंगा है ना, कलेजी तो सस्ती है, वो ले लें, बीन्स खा लें, दालें बहुत अच्छी हैं। तो हम करेक्ट हमारी डाइट नहीं होती, फूड हम सही नहीं लेते, तो बहुत मेजॉरिटी आर आयरन डेफिशिएंट। लेकिन प्रेगनेंसी देखिए एक ऐसा तरीका होता है जिसमें अल्लाह मियाँ हमारे लिए ये बना रहे होते हैं कि बच्चे को भी खून बहुत जाए। जब बच्चे को भी बहुत खून जाए तो फिर जिस्म में अल्लाह मियाँ पानी भी बढ़ाते हैं, खून भी बढ़ाते हैं, लेकिन पानी ज़रा ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि बच्चे के लिए रास्ता खुल जाए, वो आसानी से खून मिल सके। क्या होता है कि जब आपने अच्छी डाइट नहीं रखी हुई, आपने खून आपके अंदर ज़्यादा नहीं है, तो आप में प्रेगनेंसी में वो कमी ज़्यादा बनकर सामने आएगी। आम लाइफ में अगर वो 10 नॉर्मल है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमने इसको रखा हुआ है कि हम कम से कम हमारी ख़वातीन में 10 ग्राम हीमोग्लोबिन ज़रूर होना चाहिए, मिनिमम प्रेगनेंसी होने के लिए, प्रेगनेंसी होने के लिए भी और प्रेगनेंसी के बाद भी, और उसके दौरान भी ये मेंटेन रहना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक है। 0.5 का प्लस माइनस एरर आ जाए, लेकिन इसके अलावा इतना होना चाहिए। और सबसे कॉमन वजह जो हमारी एनीमिया की है, खून की कमी की है, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बस और वजूहत बहुत हैं, लेकिन वो कम हैं। और ये ऐसी वजह है जो करेक्ट भी की जा सकती है। एग्जैक्टली। देखिए नाम ही ये है कि आयरन डेफिशिएंसी, फौलाद की कमी, बिल्कुल, जिसको आपने जिस फरमाया कितनी सादा सी और सस्ती खुराकें हैं जिनसे आप पूरा कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। लेकिन इसकी कमी बहुत ख़तरनाक, एग्जैक्टली ये बात है। आसानी से हो सकती है, होती भी बहुत कॉमन है, और आप इसे ठीक भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना
वो ख़तरनाक है। जी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया ना, उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन हैं और मिनरल्स हैं, किस किस चीज़ की कमी जो है वो प्रेगनेंसी पे असरअंदाज हो सकती है? देखें, प्रेगनेंसी एक बच्चा बन रहा है, उसकी हड्डियां भी बन रही हैं, उसका हड्डियां गोश्त भी कैल्शियम बन से रहा बनेगी। है, उसके पूरे जिस्म में खून भी आपकी तरफ से ही जा रहा है, आप ही उसको न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही हैं। तो आप में वो सारी न्यूट्रिशन होगी तो ही आप वो न्यूट्रिशन आगे भी पहुंचाएंगे। और अगर आपने, अल्लाह मियाँ का तरीका है, बच्चे को तो मिल जाता है, लेकिन आप में कमी, आप उसके उसकी डेफिशिएंट हो कीमत जाए, माँ को अदा करनी माँ होती को है। अदा करनी पड़ती है। अगर आपके पास कैल्शियम की कमी है जी। तो अल्लाह मियाँ तो बोन्स बना रहे हैं, वो तो ठहर रहा है, लेकिन फिर आपकी बॉडी से सारी रिसोर्सेज जो बोन्स की हैं, जो कैल्शियम है मेन, वो बच्चे की तरफ जा रही है, आप में कमी हो रही है। इसलिए कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलिक एसिड इतनी आसान और सब में मौजूद है, लेकिन फिर और भी इसकी कम अद्वियात निकल भी बड़ी आता है। सस्ती हैं फॉलिक एसिड की तो। बिल्कुल, टैबलेट्स कितनी सस्ती हैं, जी। और वैसे भी होती भी है, और लेकिन फिर भी हमारी ख़वातीन में वो भी डेफिशिएंसी निकल आती है। वही अगेन डाइट, वो उसमें कमी होने की वजह से हर चीज़, विटामिन B12 उनमें कम निकल आता है, जो कि नहीं होना चाहिए, और जो कि आराम से मिल सकता है उनको वेजिटेबल से और सबसे। फिर उसके अलावा बाकी भी सारे जो विटामिन हैं सब इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी के तो डॉक्टर साहब, मैं एक विटामिन स्टडी पढ़ डी रहा था इम्पॉर्टेंट कि साउथ एशिया की एक तहकीक हुई, हम्म, और मैं पढ़कर काफ़ी हैरान भी हुआ, परेशान होना ज़्यादा बनता था हैरान से, कि पाकिस्तान में 78% पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंट थी। बिल्कुल। इंडिया हमसे बेहतर था, श्रीलंका, बांग्लादेश हमसे बेहतर थे। अब हमारे जैसे मुझे मुल्क में जहाँ पर इतना वाफिर मिकदार में हमें धूप मुयस्सर होती है, वहाँ पर विटामिन डी की कमी हो जाना, ये बड़ी ही वेरी बदकिस्मती की रेयर बात है। होना चाहिए। नहीं, और अब दूसरी उसका बात ये, इम्पैक्ट भी होगा क्योंकि उसने भी एक हेल्पफुल है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कैल्शियम को। बिल्कुल। तो कैल्शियम विटामिन डी के बगैर Exactly. नहीं है काम का हमारे, तो दोनों चीज़ें हमें चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए। और ये देखिए कि हम जो कैल्शियम की हमें जो कमी, मैं तो टेस्ट कराना ही छोड़ दिया, मतलब मुझे अंडरस्टूड तो बात है मैंने, हाँ अंडरस्टूड बात है, कि भी सब में कमी है। कमी है। देखिए 80% पॉपुलेशन में है, हाँ। मीन्स के खवातीन भी मुस्तस्ना नहीं है, सबके अंदर है, मर्दों में, औरतों में, मतलब सब में। आपको 78% उसमें लिखा हुआ होगा, आप यकीन कीजिए मैंने तो आज तक जिनका भी टेस्ट कराया है मुझे कमी ही मिली, कैल्शियम भी, अब विटामिन आपने करवाना ही छोड़ दिया। मैंने करवाना छोड़ दिया। अच्छी बात मैं है, उसको खामखा रिप्लेस करती हूँ, पैसे ज़ाया करने की मैं क्या रिप्लेस ज़रूरत ज़रूर है? करती हूँ, हाँ जी। और मुझे पता है कि कमी होगी, तो मैं टेस्ट में क्यों उसके पैसे ज़ाया करूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आयरन डेफिशिएंसी का हमने तफसीली बात की, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 का भी आपने जिक्र फरमाया। अब शिद्दत से कमी है इन सब चीज़ों की, तो आगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आएगी बच्चे के लिए और माँ के लिए? बिल्कुल। देखिए, ये जो विटामिन बी, सबसे पहले हम फॉलिक एसिड की बात करते हैं। ये मैं इसलिए ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये प्री कंसेप्शन विजिट पे भी इसका रोल है। देखिए, फॉलिक एसिड जो है ना, हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को होने से रोकती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या है, यानी हमारे ब्रेन और स्पाइन के डिफेक्ट्स। ये इस बचपन में जब बच्चा बन रहा होता है, उस वक्त वो एक न्यूरल ट्यूब होती है जो कि हमारा दिमाग बनाती है और हमारी स्पाइन बनाती है, यानी कि हराम मगज़ और दिमाग जो है। दिमाग जो है। ठीक है। तो इनके लिए, इनके अंदर डिफेक्ट्स ना हो, इसके लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। और ये फॉलिक एसिड बेहतर है कि कंसेप्शन से पहले से शुरू हो जाए, कम से कम 3 महीने पहले से। तो वो जो आप कह रहे थे कि रोकना चाहिए प्रेगनेंसी को, तो इस वक्त भी रोकना चाहिए कि तुमने तो बिल्कुल फॉलिक एसिड लिया हुआ नहीं है, पहले इसको स्टार्ट करो, फिर इसको लेते हुए तुम्हारी प्रेगनेंसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद 3 महीने बाद तक भी, कंसीव करने के 3 महीने बाद तक भी फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए। बहुत सस्ती गोली है, आराम से मिलती है, आपने छोटी इवन पानी की भी ज़रूरत नहीं, मुंह में डालें और अंदर चली जाती है, उसका कोई जायका नहीं है, कोई कड़वी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो न्यूरल ट्यूब, इतने बड़े डिफेक्ट्स हमने देखे हैं, दिमाग ही नहीं बना हुआ होता, इतने बड़े बड़े फोड़े बने हुए होते हैं स्पाइन के, बहुत बड़े बड़े डिफेक्ट्स हो सकते हैं, सिर्फ ये एक टैबलेट रोक सकती है। फिर आपका B12 जो है, वो भी हमारी जो एनीमिया है उसको रोकने में इन दोनों का, फॉलिक एसिड का भी रोल है, विटामिन B12 का भी रोल है, तो एनीमिया नहीं होने देते ये। फिर हमें, जैसे हमने कहा कि आयरन बहुत ज़रूरी है, तो आयरन अगर कम होगा खून नहीं बनेगा। देखिए, हमारा पूरा जिस्म खून से ही चल रहा है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे जिस्म का, जो कि यहाँ से लेके वहाँ तक घूम रहा है, पाँव तक चल रहा है। और क्या लेके जा रहा है? ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारे जिस्म को तवानाई नहीं मिलेगी, हम चल नहीं सकेंगे।
तो हम ये भूल जाते हैं कि ये खून ऐसा ही नहीं है कि ये बस निकला थोड़ा सा डल गया, ये बहुत अहम काम कर रहा है बॉडी में, और ये बच्चे के तक भी यही कुछ लेकर जा रहा है। अब हमारा दिल है, दिल को ऑक्सीजन चाहिए, वो भी जो दे रहा है खून हमें, तो वो खुद भी तो एक खून का एक हिस्सा है जिसे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्या होता है अगर आपके पास खून की कमी है, ऑक्सीजन, इसका मतलब है ऑक्सीजन की कमी है, तो हमारा दिल फेल हो सकता है, हमारे पूरे आज़ा में कमी आएगी। अब हम जबकि एक बच्चा बना रहे हैं तो ना सिर्फ हमारी तवानाई की ज़रूरत है, हमें उसको एक्स्ट्रा देना है, तो उसमें भी ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। तो आयरन, B12, फॉलिक एसिड, ये इवन एक औरत को मार सकते हैं। हमने देखा है कि खून की कमी से हार्ट फेलियर के साथ हमारे पास लेडीज़ आई हैं और इतनी सूजन हुई पूरे जिस्म में, कुछ और वजह नहीं मिली, हीमोग्लोबिन 5, 4, 6 जो कि बहुत कम है, और वो फिर दिल को फेल कर देता है और हार्ट फेलियर से माँ की डेथ। क्योंकि जब डिलीवरी आती है तो और इस तरह की सिचुएशन में तो फिर डॉक्टर साहब आपको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाती होगी। खून चढ़ाना पड़ता है। आए तो हमारे पास आएंगी तो हम आयरन ही दे देंगे, उसी से उनकी कमी पूरी हो जाएगी। लेट आएंगी क्योंकि एकदम से खून नहीं बनता, आयरन की टैबलेट देने से फ़ौरन जिस्म में खून नहीं बनता। मैयर तो ये है कि फिर हादसाती तौर पर फौरी उनको खून लगा दिया जाए। लेकिन अगर आप हमारे पास वक्त से आ रहे हैं, पहले ट्राइमेस्टर से आ रही हैं, तो हम सारी कमियां पता कर रहे हैं। एग्जैक्टली फिर हम सब गोलियां दे रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन का वक्त ही नहीं आएगा आप पर। लेकिन अगर आप लेट आती हैं और अचानक से हमारे पास पहली दफ़ा ही लैंड की, चकराती हुई, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, चला नहीं जा रहा, थकन जल्दी हो रही है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, ज़रा सा काम कर रहे हैं, सांस फूल रही है, ऐसा कुछ लेकर आएंगी तो पता चलेगा 5 ग्राम है, हार्ट फेलियर पे जा रहे हैं, तो फिर रिप्लेसमेंट, पहले तो हार्ट फेल को देखेंगे, फिर पहले तो माँ को बचाना पड़ेगा और बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट होगा कि स्टिल बर्थ भी हो सकती है। और फिर वो तो बच्चे को तो फिर हम भूल ही जाते हैं उस वक्त। एग्जैक्टली, उस वक्त तो बिल्कुल इतनी क्रिटिकल हो जाती है माँ हमारी, है कि माँ को हमने बचाना है। बिल्कुल। तो ये फ़ायदा है सारी विजिट्स का कि आपके अंदर मसाइल आएंगे, जब भी तो लो रिस्क है, हाई रिस्क है, नो रिस्क नहीं है, आएंगे मसाइल, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। तो आपको एकदम इमरजेंसी मेजर्स नहीं करने पड़ेंगे। आप देखिए, खून चढ़ाना है, ज़रूरत पड़ेगी चढ़ाएंगे, लेकिन क्या ये चढ़ाना सही है? हमें ये भी तो पता है ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसके अपने हज़ार्ड्स हैं। आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, आपको अगर मिसमैच है तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाते हैं, और अगर आपने जल्दी में चढ़ाया, क्रॉस मैच नहीं हुआ, तो आपको HIV भी हो सकता है, आपको हेप्स भी हो जाता है, क्योंकि ब्लड में अगर ये इन्फेक्शन मौजूद है तो उसमें 4 घंटे लगेंगे, आपको बिल्कुल सांस फूल रहा है, तो ऐसी कंडीशन आए क्यों? आप वक्त पे आ जाएं, डॉक्टर आपको सही मैनेज कर ले, आपको आयरन देना आयरन दे दे, ब्लड देना ब्लड दे दे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा मुल्क बदकिस्मती से जो मुआशरत है वो आपको पता ही है, और गुर्बत बहुत ज़्यादा है इस मुल्क के अंदर, तो प्रेगनेंसी हो भी जाती है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सके, और ख़ास तौर पर जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर वो फिर एक हर जगह के ऊपर कोई ना कोई दाई या मिडवाइफ भी होती है, तो वो फिर प्रेगनेंसी होने के बाद उनको विज़िट करना शुरू करते हैं। तो ख़ास तौर पर डराया जाता है ख़वातीन को कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, बस आखिरी महीना जब होगा, जब डिलीवरी होनी होगी, बस आपने उस वक्त जाना है, वो तो ऑपरेशन कर देंगे, वो ऑपरेशन कर देंगे। तो वो कौन कौन सी क्रिटिकल गलतियाँ कर रही होती हैं ये जो दाइयाँ या मिडवाइफ हैं जो हमारे कस्बों में, देहातों में बैठी हुई हैं, जो कि फिर आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये दाइयाँ या LHVs वगैरह अहम है, ये गैर अहम नहीं है, लेकिन ट्रेंड हों, ट्रेंड बिल्कुल डेफिनेटली। ये जो बर्थ अटेंडेंट्स हैं, ये ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स हो, ये अहम है, क्योंकि सारे लोगों को डॉक्टर्स कैटर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के प्लान में भी है, मतलब LHVs हमारी क्वालिफाइड होती हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। मैं उनकी बात करूं डॉक्टर साहब, जो ओल्ड विस्टम की बुनियाद पर दाई बनी हुई है, मैं उनकी बात मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इनको हम अंडर एस्टिमेट ना करें, दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ प्रोफेशन, बट उन्हें भी पता होनी चाहिए अपनी लिमिट, दे शुड नो देयर लिमिट्स, कि हम कहाँ तक कर सकते हैं। ये डोमेन यहाँ तक हमारे पास है। हाँ बिल्कुल। अब अगर आपने, ठीक है, आपने ब्लड प्रेशर ज़्यादा देख लिया, आपको आता है ब्लड प्रेशर देखना, आपको ज़्यादा मिल गया, आपको खून की कमी मिल गई, आपको शुगर हाई मिल गई, आपको लगता है कि बच्चे 2 हैं, ट्विंस हैं, आपको लगता है बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपको कोई भी चीज़ कहीं भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपने पास मत रखें, रेफ़र करें उसको, सही टाइम पर सही जगह रेफ़र कर दें। और देखिए, टर्शरी केयर सेंटर्स में ना करें,
सेकेंडरी केयर सेंटर्स में करें, लेकिन वहाँ अल्ट्रासाउंड की सहूलत है, वहाँ फौरी टेस्टों की सहूलत है। तो आप जो है देखें ज़रूर, लेकिन आप अपने डोमेन से बाहर ना निकलें, आप अपनी लिमिट्स को पहचानें, सही वक्त पर सही जगह भेज दें, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट कर सके। आप अपने पास रखते हैं, फॉर एग्जांपल अब अल्ट्रासाउंड पे आ गया प्लेसेंटा प्रीविया, ये एक एबनॉर्मल लोकेशन होती है प्लेसेंटा की, आंवल नाल की, जो कि माँ को बार बार ब्लीडिंग करा सकती है। अब बाज़ दफ़ा वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है कि उसकी लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। अब आपने देख लिया अल्ट्रासाउंड पे आया है, अभी कोई ऐसी ब्लीड, लेकिन आपको पता है कि ये किसी वक्त भी ब्लीड कर सकती है, तो प्लीज़ इनको टर्शरी केयर सेंटर्स में भेज दीजिए। वहाँ पे वो लोग उनको ब्लड भी देते रहेंगे, वहाँ पे उनको गाइड भी करते रहेंगे, और वो इमरजेंसी में सही वक्त पर पहुँच भी जाएंगी। उनको पता होगा कि ऐसी ऐसी ब्लीडिंग होगी तो हमें फ़ौरन जाना है। तो अपनी लिमिट्स में रख के आप ज़रूर देखिए, आपकी हमें ज़रूरत है, आप हमारा पार्ट हैं, लेकिन आप अपनी चीज़ों को किस वक्त रेफ़र करना है, क्या कब पेशेंट्स को अपने पास मज़ीद मत नहीं रखना है, आप ऐसा सोच के रखें ताकि आपका मरीज़ मिसमैनेज ना हो। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये हमारे एक आवाम के अंदर एक गलत तासुर ये भी पाया जाता है कि लोग कहते हैं कि जी प्रेगनेंसी जब होती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जिस तरह अभी आपने भी फरमाया कि जनाब ये नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ये ऑपरेशन या सी सेक्शन कर देंगे। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की वसातत से आप वो ज़रूरी सिचुएशंस नाज़रीन को बताइए कि जहाँ पर ये करना ज़रूरी हो जाता है, और उसमें ऐसा नहीं होता कि खुदा न खास्ता वो जानबूझकर नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा ये बड़ा बहुत अहम एक पॉइंट है, इसको भी ज़रा हाईलाइट कर दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि डॉक्टर तो बस फ़ौरन ऑपरेशन कर देती है, ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। होंगी कुछ, मैं कहती हूँ हर जगह कुछ है, गलत लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। मेजॉरिटी को इसलिए ऐसी नहीं है कि हम सबको पता है कि ये इसके बाद में क्या कॉम्प्लिकेशंस है। हम क्यों चाहेंगे कि हमारे मरीज़ का आज तो ऑपरेशन हो जाए और अगली दफ़ा वो हमारे पास ही एक बड़ी मुसीबत के साथ आ जाए, तो हम खुद नहीं चाहेंगे। बहरहाल ऐसा होता है कि कुछ केसेस, जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, पहले ही हो चुके हैं, अब तीसरा ऑपरेशन होना ही होना है। इस पे ये सोचना कि ये वाली डॉक्टर ने तो पहले भी कर दिया था, उसने भी कर दिया था, अब ये तीसरे पे मैं नॉर्मल कराऊंगी, मुझे ये आज तक थोड़ी सी मैं हैरान भी होती हूँ। अच्छी होती हैं, पढ़ी लिखी समझदार हमारी ख़वातीन हैं, आती हैं और कहती है डॉक्टर साहब 2 ने तो ऑपरेशन कर दिया, आप नॉर्मल कर। नहीं होगा नॉर्मल, अब आपको ऑपरेशन पे ही जाना है, वक्त से पहले ऑपरेशन होगा ताकि आप दर्दों में ना जाएं। दर्दों में जाएंगी तो हमें डर है कि आपकी बच्चेदानी ना फट जाए। इसी तरह जैसे अभी मैंने 2 दफ़ा स्टिच हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है उसकी वॉल, तो रिस्क नहीं लिया जा सकता, वो रप्चर हो सकती है, तो वो आप भी जबकि फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो उसमें ट्राई किया जा सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल तरीके से। पहले बच्चे पे हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि कोई बहुत ही अहम बात ना हो। जैसे अब बच्चा बाज़ दफ़ा हेल्दी बहुत होता है कि नॉर्मल नहीं हो सकता, या बच्चा उल्टा होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गई, नहीं हो सकता, और उसका कोई भी प्रेडिक्ट नहीं आप कर सकते, या उसमें आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, पहला ही बच्चा है लेकिन ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। और ब्लड प्रेशर हाई में आपको पता है एक चीज़ हो जाती है, एक्लेम्सिया, यानी फिट्स पड़ जाते हैं। इसमें हमें फौरी ऑपरेशन करना है, चाहे वो पहला बच्चा है, चाहे वो 7वें महीने का बच्चा है, 8वां महीना है, हमें फिर माँ देखनी है, मदर की लाइफ एट स्टेक हो गई इसमें तो। बिल्कुल, तो उनमें हमें पहले बच्चे पे भी करना है। इसी तरह अगर हमारे पास मरीज़ है, जैसे मैंने अभी प्लेसेंटा प्रीविया बताया आपको कि आंवल नाल जो है बच्चेदानी के मुंह पर होती है, वो ब्लीड करती है। अब अगर मैं डिलीवरी कराऊंगी तो पहले क्या आएगी, आंवल नाल, वो आंवल नाल आएगी और बच्चा नहीं आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, मरीज़ ब्लीड करती रहेगी, तो मुझे सीज़र ही करना है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं हमारे जो हमें लगता है कि अगर जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बच्चे की धड़कन बहुत ख़राब हो गई, बच्चा हमारा भी मुंह खुला नहीं है बच्चेदानी का, और बच्चे की धड़कन बहुत ख़राब हो गई, हमें सीज़र करना पड़ेगा। हमें बच्चेदानी का बाज़ दफ़ा मुंह नहीं खुलता, बहुत कोशिश करते हैं, वजह ये होती है कि बच्चे का वज़न ज़्यादा था, बच्चे की पोजीशन सही नहीं थी, लेकिन जैसे दाई हैं या जो अनट्रेंड लोग हैं वो उन पर नहीं दर्द दो, मज़ीद दो, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। बिल्कुल फुल फ्लैश ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में बच्चा फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा। आप यकीन करेंगे, अभी हमारे पास बलूचिस्तान से एक लेडी आई, इतनी यंग 16-18 साल की बच्ची बलूचिस्तान से, वो उसको जो चारपाई पे डाल के लाए हैं, और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, यानी बच्चा बिल्कुल नज़र आता हुआ बच्चा बच्चेदानी के बाहर से, और लेकिन पैदा नहीं हुआ। वो वहाँ से लाना, यहाँ तक पहुँचना
क्या हुआ होगा उसके क्या मत साथ। टूटी होगी उस बेचारी पर डॉक्टर साहब। और फिर उनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो जो पेशाब के एक वो बन जाते हैं ना, फिस्टूला बन जाते हैं। क्योंकि वो बच्चा फंसा हुआ है, उसने क्या किया, ब्लैडर को, आपके मसाने को डैमेज कर दिया। अब वो उसके साथ यही हुआ, अब डायरेक्ट आपका पेशाब पे कंट्रोल खत्म हो गया, वो सारा निकलता जाएगा निकलता जाएगा। और उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, अरे तुम में से बदबू आ रही, यानी करने वाले भी तुम हो, वक्त पर लेकर नहीं आए, वक्त पर उसको डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया, और अब कह रहे हो कि हम तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। तो बड़ी ये ट्रेजेडी होती है और बहुत ही मिजरेबल कंडीशन होती है। तो उसमें हमें फौरी, चाहे बच्चा मर रहा है, चाहे बच्चा में सांस भी नहीं है, माँ के लिए करना है। नहीं निकल रहा तो पैदा तो करना है ना कहीं से उसको दुनिया में लाना है। तो ऐसी सिचुएशन में सीज़र बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम जो अनट्रेंड लोग हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि भाई आप देख लें आपको कहाँ तक आपकी सलाहियत है। इवन ट्रेंड लोग भी, जैसे अब ये है, पहला बच्चे में अगर छोटा सा कद है उसका, आपको लगता है बेबी का साइज़ बड़ा है, अल्ट्रासाउंड कह रहा है अच्छे वज़न का है, तो सब कुछ सही होते हुए भी ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है, ये बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। आपको इसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजना है। तो ये चीज़ें हमारी बहुत अहम होती हैं। अब जैसे फिट्स पड़ गए, फौरी ऑपरेशन है, शुगर बहुत अनकंट्रोल जा रही है, सीज़र करना पड़ता है। आप समझे हमारी बात को कि हमें बच्चा आपके हाथ में देना है। बच्चे ने कर दी है तब भी एक सिचुएशन बन जाती है ना डॉक्टर, वो जो फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। जी बिल्कुल। तो अब हमारा क्या है एम, हेल्दी बेबी इन हैंड्स ऑफ हेल्दी मदर। तो हम कुछ नहीं करना चाहते आपके साथ, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप भी हेल्दी रहें और आपका बेबी भी हेल्दी रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस पेशेंट की आपने मिसाल दी कि वो बलूचिस्तान से है, अब हमारे शहरों में तो इतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोग राइट एज के ऊपर शादी करते हैं, कम उम्र की शादी अब डिस्करेज की जा रही है, लेकिन अभी भी हमारे गांव देहातों में, रिमोट एरियाज़ में ये ट्रेंड है कि 13-14 साल की उम्र में लड़की की शादी कर देती हैं। अब उसका देखें, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, आपने एक वर्ड बोला कि हमल होने से पहले क्या एहतियाती तदाबीर या चेक्स हमें रखने चाहिए। एक ऐसा बच्ची है जिसकी शादी 13-14 साल की उम्र में हो गई है, आपके पास वो कंसल्ट करते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी कि आपको कब तक प्रेगनेंसी डिले करनी चाहिए, या अगर फ़ौरन वो प्रेग्नेंट हो जाती है 15-16 साल की उम्र में, उसके क्या फॉल आउट होगा, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि 13, 14 या 15 साल अभी तो बॉडी बनी ही नहीं, अपनी ही नहीं बनी, माँ अपनी ही नहीं बनी, प्रोसेस में है कि वो ग्रो कर रही है, उसकी बोन्स ग्रो कर रही हैं, उसका पूरा जिस्म एक यंग एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए उसमें अभी चेंजेस चल रही हैं। तो अभी वो चेंजेस चलते हुए एक बेबी को कैरी कर ले तो वो उसके लिए उसकी बॉडी पर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। अब हमने देखें, एक सही बात है, 18 ईयर्स हमने मिनिमम कहा कि 18 से पहले कंसीव नहीं करना चाहिए। टीन एज में तो वैसे मतलब टीन एज प्रेगनेंसी नाम हमने हमारी बल्कि मेडिकल बुक्स में इसको टीन एज प्रेगनेंसी रिस्क कह दिया गया है। यानी ये टर्मिनोलॉजी बन गई है, ये टर्मिनोलॉजी बन गई है। यानी 13 ईयर से 19 ईयर जो हमारी टीन एज है, इसमें रिस्क उन लोगों से जो इस एज से अबव है ज़्यादा है। इसकी इनमें एक तो यही बात है कि उनकी बॉडी नहीं बनी हुई, दूसरी बात ये कि उनको समझ नहीं है वक्त पे कहाँ जाना है, जो उनकी सास ने कह दिया। यकीन करें, मुझे इतनी हैरत हुई, अभी एक मेरी पढ़ी लिखी खातून थी, तो उसने मुझे ये कहा कि मैंने कहा तुम ये चीज़ करने के लिए मेरे पास क्यों नहीं आई, तो कह रही मेरी सास ने कहा ये तो नॉर्मल है। मैंने कहा तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है? ज़्यादा बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट ये देखें ना, इतना मुझे, मैंने कहा तुम्हें लगता है ये नॉर्मल? कहती नहीं डॉक्टर साहब कहाँ से नॉर्मल है, तो वो कहती है नॉर्मल है। तो फिर इनके साथ भी ये होता है, ये लोग चूँकि इनके अभी ब्रेन भी तो मैच्योर नहीं है ना, बॉडी भी मैच्योर नहीं है, जहन भी मैच्योर नहीं है, तो उनको जो कह दिया जाता है वो कर लेती है। डॉक्टर के पास जाना है चली जाएंगी, नहीं जाना नहीं जाएंगी। वो जो बलूचिस्तान की बच्ची मैं बता रही हूँ आपको, वो लगी रही 2 दिन तक दाई उसके साथ, लेकिन उसमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो कहती हटो मेरे पास से, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मुझे लेकर जाओ डॉक्टर के पास। उसने नहीं कहा, वो लगी रही, इसी हाल में वो यहाँ आ गई और इसी हाल में वो मरने जैसी थी। बच्चा तो मरा ही मरा, उसको VVF हुआ, उसको कितनी मुश्किल सर्जरी हुई इसकी, और इन सेप्सिस में गई, वो क्या क्या नहीं होता थे। आप समझते हैं ये जो दाइयाँ हैं बार बार चेक कर रही हैं, डिलीवरी करानी है अब उनको, उनके पास तो सीज़र की कोई सलाह वो नहीं है, सहूलत नहीं है। अब वो कहती है नहीं, किसी ना किसी तरह मैंने तो इसको बच्चे को पैदा कराना है, मैं तो ऑपरेशन करूँगी नहीं और भेजूँगी भी नहीं, मेरा एक पूरा केस चला जाएगा। वो बार बार चेक करती हैं, अब आया सर नीचे, अब आया सर नीचे, उसमें वो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में तो जाती ही जाती है, लेकिन जो अनहाइजेनिक वो बार बार PV एग्जामिनेशन कर रही होती है, उससे वो पेशेंट सेप्सिस में भी जाती है।
जो तो बड़ा left डेंजरस threatening हो हो जाता जाता है। होगा बाद में। तो हमारी यंग एज गर्ल्स जो हैं वो समझें इस बात को कि आफ्टर थोड़ी सी एजुकेशन मिल जाए, पढ़ लिख जाएं, अच्छा सा उनका कंपेनियन उनको मिले जो कि जिनके साथ वो मशावरत के साथ प्रेग्नेंट हो और फिर उनकी हेल्दी प्रेगनेंसी चले। उनके लिए मेरा यही मशवरा है। नाज़रीन, आपने प्रोफेसर डॉक्टर शकरा परवीन की गुफ्तगू सुनी। बहुत ही मुफीद मालूमात डॉक्टर साहिबा ने एंटीनेटल विज़िट्स और कबलज़ हमल जो काउंसलिंग है या मशावरत है उसके ऊपर बहुत अच्छी गुफ्तगू की। दोनों ही बहुत अहम चीज़ें हैं, माँ की सेहत के लिए भी और बच्चे की सेहत के लिए भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारी डिस्कशन से, गुफ्तगू से बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। और गुज़िश्ता जो हमारी एपिसोड्स हैं तवाना पाकिस्तान की, उसकी तरह ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।